हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। बोल रहे हैं सफलता का कोई भी सीक्रेट नहीं होता, सफलता का केवल एकमात्र तरीका है, वो है आपको तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों से, पास्ट मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। उनका ना अफसोस करना है, अफसोस करने बैठ के काश काश करके पूरी ज़िंदगी नहीं निकालनी, और जो हाथ में है उसके ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ह्यूमन क्यूरियोसिटी ऑफन लीड्स अस इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। बोल रहे हैं इंसान की जिज्ञासा जो है वो अक्सर उसको दूसरे लोगों की जिंदगी में पहुंचा देता है। कैसे? क्रॉसिंग बाउंड्रीज एंड डेल्विंग इनटू मैटर्स दैट आर नॉट आवर ओन, जिसमें हम कई दफ़ा अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और कई दफ़ा हम क्या करते हैं, डेल्व इनटू मतलब गहराई में जाना, उन मसलों में गहराई में चले जाते हैं जो हमारे हैं भी नहीं। होता क्या है, सोसाइटी की कोई आंटी कोई अंकल ऐसे होते हैं जो हर चीज़ जानना है कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, अच्छा रोज़ आता है लड़का तुम्हें छोड़ने, राइट। तो ऐसे लोगों का मतलब क्या है कि उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरों की पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे होते हैं। अब मुझे नहीं बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप बार बार पूछ रहेंगे, मैं बोल रही हूँ किसी काम से जा रही हूँ, क्या काम है, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, ऐसे डिटेल पूछ रहे हैं। मतलब मेरी पर्सनल बाउंड्री के अंदर वो आ रहे हैं, मेरी पर्सनल स्पेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। We have an insatiable appetite to interfere in the lives of others. We have an insatiable appetite to interfere in the lives of others. हमारे पास बहुत ही अतृप्त क्या है, एपेटाइट है, जिज्ञासा है, भूख है कि दूसरों की जिंदगी में दखल देने के लिए, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए। The desire to take a bite of even the tiniest morsel from another's life also makes us, जो हमारी आशा है, हमारी चाहत है कि दूसरे की जिंदगी में से छोटा सा निवाला ही, मॉर्सल मतलब टुकड़ा, निवाला सबसे छोटा सा ही चाहे निवाला हमें मिल जाए। अब ये इनका मतलब ये थोड़ी कि उसकी थाली में से खाना है, पर उनकी लाइफ का कुछ जानने को हमें मिल जाए। तो ऑल्सो मेक्स अस ट्रेसपास ऑन कॉन्वर्सेशंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो बोल रहे हैं कि ये भी हमें बनाता है, और दूसरे स्ट्रेंजर्स हैं उनकी कॉन्वर्सेशंस को ऐसे ही सुन लेना, हल्के कोई आपस में बात कर रहा है उसमें सुन लेना। ठीक है। एट बेस्ट मोर ऑफन गॉसिप अबाउट अदर, और अक्सर दूसरों के बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बातचीत करना, एंड मेक इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स एट वर्स्ट, और गलत रिमार्क्स बात करना कि वो तो है ही ऐसी, उसकी तो ऐसे बनती नहीं है, वो तो है ही ऐसी, उसकी तो ये आदत है, वो आदत है, ये क्या है, सबसे खराब चीज़ों में से है। वी were a batch of 7 railway officials from across the globe on training in Japan in 1991। बोल रहे हैं हम 7 रेलवे ऑफिशियल्स का, रेलवे अधिकारियों का एक बैच था, दुनिया भर के रेलवे अधिकारी थे वहाँ पे। तो कहाँ पे गए थे हम, ट्रेनिंग पे गए थे जापान में 1991 में। आर प्रोग्राम वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय अ यंग जापानीज लेडी। हमारा जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था वो कौन था, एक बहुत ही युवा जापानीज लेडी थी। मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर देन मी, शायद मुझसे 2-4 साल बड़ी होंगी। ठीक है, थोड़े से साल बड़ी होंगी। A few weeks together had made the 8 of us share an easy relationship। कुछ हफ्ते साथ में बिताने के बाद में हम 8 के बीच में अच्छी खासा रिश्ता बन गया, अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी। Easy enough to make me for me to ask the lady one day if she was married। और इतना आसान हो गया कि एक दिन मैंने जिज्ञासावश उस औरत से पूछ लिया कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। शी हैड बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, लगभग 10 साल हो गए थे उनकी शादी को। इट वॉज ऑलरेडी द फादर आई वॉज ऑलरेडी द फादर ऑफ 2 लिटिल गर्ल्स, मैं तब तक 2 बच्चों का बाप था। दस माई नेक्स्ट क्वेरी इफ शी हैड एनी चिल्ड्रन वॉज प्रॉब्ली नॉट इंटायरली बेसलेस। तो इसलिए जो मेरा अगला क्वेश्चन था कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं, वो पूरी तरह से बेसलेस नहीं था, क्योंकि मेरी तो इतने में 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो क्या तुम्हारे बच्चे हैं। आई शुड हैव स्टॉप्ड वंस शी हैड रिप्लाइड इन नेगेटिव। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था जब उसने बोला कि नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं।
My thirst to trespass into the private life of another individual kicked in as I asked her the reason. और मेरी वो जो जिज्ञासा है कि दूसरे की प्राइवेट जिंदगी में दखल देना है, उसकी प्राइवेट जिंदगी में हस्तक्षेप करना है, ये तब साबित हो गई जब मैंने फिर उसके बाद में एक और सवाल पूछ लिया कि क्यों नहीं है तुम्हारे बच्चे. शी वॉज क्वाइट फॉर सो लॉन्ग. फिर काफी देर तक चुप रही. अ myriad ऑफ इमोशंस फ्लिटिंग अक्रॉस हर फेस. उसके चेहरे पर बहुत ही विविध तरीके के इमोशंस जो हैं वो क्या कर रहे थे, फ्लिट कर रहे थे मतलब तैर रहे थे, उड़ रहे थे, अलग अलग तरीके के उसके चेहरे पे इमोशंस दिख रहे थे. दैट आई वॉज अफ्रेड दैट दिस वन टाइम आई हैड क्रॉस द लाइन. और ये उसके इमोशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मैंने ना वाकई में अपनी सीमाएं लांघ दी हैं. एज आई वॉज अबाउट टू अपोलोजाइज फॉर माई इम्पर्टिनेंस शी रिस्पॉन्डेड. अब मैं अपनी इस गलत हरकत के लिए, इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगने ही वाला था, तभी उसने जवाब दे दिया, थैंक यू फॉर इंसाइटफुल क्वेरी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इंसाइटफुल मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा सवाल पूछ लिया. विच सेट मी थिंकिंग, जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ गई. द रीजन इज दैट बोथ आई एंड माई हस्बैंड आर सो बिजी इन आर डेली लाइफ दैट वी बेयरली स्पेंड आर वेकिंग आवर्स टुगेदर. बोल रहे हैं कि कारण ये है कि मेरे पति और मैं दोनों ही इतने व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने ऑफिस के रूटीन में और बाकी चीज़ों में, कि हम लोग वेकिंग आवर्स मतलब वो समय, अच्छा समय साथ में हम लोग कम ही बिता पाते हैं. देयर इज़ जस्ट नो टाइम फॉर मेकिंग अ बेबी. तो हमारे पास बच्चा पैदा करने के लिए समय ही नहीं है. It was a lesson learned about the price of progress on human relations in more developed countries. तो वो उस समय मैंने एक सबक सीखा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंसानी रिश्तों की कीमत के ऊपर ही तरक्की हो रही है. We were yet to witness this back home. हम अभी तक ये सब हमने अपने घर में यानी कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ देखा नहीं. एटलीस्ट इन स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स, कम से कम छोटे शहरों कस्बों में तो ऐसा नहीं देखा. आई ऑल्सो विटनेस इंसिडेंट्स इन दी लाइव्स ऑफ अदर्स इन पब्लिक प्लेसेस. मैंने पब्लिक प्लेसेस में भी दूसरों की जिंदगी के अंदर कई उनके इंसिडेंट्स, कई उनकी घटनाएं देखी हैं उनकी जिंदगी की. I am certain even others may be looking at my daily life under the microscope. और मैं इस बात पे बहुत ही श्योर हूँ कि दूसरे भी मेरी जिंदगी को ऐसे ही माइक्रोस्कोप लेके देख रहे होंगे. We don't need to be celebrities for our lives to be trespassed upon. हमें कोई सेलिब्रिटी होने की जरूरत नहीं कि पापराजी हमारे पीछे पीछे घूमेगा और फिर हमारी जिंदगी में दखल देगा. हमें इस चीज की जरूरत नहीं है. This also sometimes leads to overhearing interesting snatches of conversation. इससे क्या होता है, कई दफा हम दूसरे किसी व्यक्ति की कॉन्वर्जेशन के कुछ टुकड़े, इंटरेस्टिंग टुकड़े जो हैं वो सुन लेते हैं, ओवरहेयर कर लेते हैं. ओवरहेयर मतलब जान के नहीं सुना, लेकिन आपके कानों में पड़ी वो आवाज है तो आपको भी इंटरेस्ट आ गया. रिसेंटली वेटिंग एट एयरपोर्ट फॉर माई फ्लाइट, जब अभी हाल फिलहाल में मैं एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहा था, I observed a father handing over cash to his young daughter. तब मैंने देखा कि एक पिता अपनी यंग बेटी को कैश हैंड ओवर करा था टू गेट टी फॉर द फैमिली, कि घर वालों के लिए, सबके लिए चाय ले आओ. Even before she had had time to put down the bags. वो उसने अभी अपने बैग्स भी नीचे नहीं रखे थे, उससे पहले उनने उसको पैसे पकड़ा दिए और बोला सबके लिए चाय ले आओ. The girl good naturedly asked him to wait. लड़की ने, क्योंकि वो अच्छे स्वभाव की थी, उसने बोला 2 मिनट रुको. आई स्माइल्ड एंड कमेंटेड विद एन अटेम्प्ट एट ह्यूमर. मैं स्माइल करा और मैं थोड़ा मजाक करने के चक्कर में मैंने कुछ बोला, कमेंट करा. क्या कमेंट करा? ऑल फादर्स आर लाइक दैट, कि सभी पिता ऐसे ही होते हैं. द फैमिली वॉज नॉट अम्यूज. वो खुश नहीं थे मेरे उनके जो ये स्टेटमेंट आया, उनका जो कॉमेंट आया उससे, राइटर का कॉमेंट से वो खुश नहीं थे. I was in a cabin in the COVID ward of the hospital. बोल रहे हैं मैं कोविड वार्ड के हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में एक केबिन में था. The cabin was shared by 2 more patients. उसमें 2 और पेशेंट्स थे.
One morning, I overheard the lady on the adjoining bed talking to her husband on the phone rather loudly. एक सुबह मैंने जो मेरे पास में एक और लेडी थी उनकी बातों की उनके हस्बैंड के साथ में जो कॉन्वर्सेशन थी उसको सुना, जो कि काफी जोर से बोल सुनाई दे गया। आई एम मच बेटर, मैं तो काफी ठीक हूँ। यू मस्ट सी द अंकल ऑन द नेक्स्ट बेड, तुम्हें उन अंकल को देखना चाहिए जो पास वाले बेड में है। ही डज नॉट डू एनी एक्सरसाइजेस, जस्ट लेइंग देयर ऑल द टाइम, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन बस पड़े रहते हैं। द शू पिंच्ड, तब मुझे वो बात कड़वी लगी। आई वॉज नॉट एम्यूज एट दिस ब्लैटेंट ट्रेस पासिंग इन माई लाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई खुशी नहीं हुई इस बेरोक टोक जो ने ट्रेस पास करा, मेरी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करा, उसको देख के मुझे कोई खुशी नहीं हुई। आई हैव ऑब्जर्व्ड that the supposedly well-meaning interference is more prominent during a visit to a convalescing acquaintance and dispensing advice from own morbid experiences। मैंने ये ऑब्जर्व करा पाया कि सपोजिडली मतलब कथित तौर पे वेल मीनिंग मतलब जो अच्छी मतलब रखते हुए, अच्छा अर्थ रखते हुए, अच्छा व्यवहार रखते हुए कोई बात कही जाती है, इंटरफेरेंस किया जाता है, कोई प्रोमिनेंट इज मोर प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा प्रमुख होती है ड्यूरिंग अ विजिट, जब हम किसी स्वस्थ हो रहे चिर परिचित के पास जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, तब इस तरीके की अच्छी मंशा वाली जो इंटरफेरेंस होती है वो ज़्यादा होती है। एंड डिस्पेंसिंग एडवाइस फ्रॉम ओन मॉर्बिड एक्सपीरियंसेस, और तब हम क्या करते हैं, एडवाइस देने लगते हैं कि हमारे भी किसी चाचा के ताए के लड़के को फलाने को ऐसी बीमारी हुई थी, उसको तो ऐसे ऐसे ठीक हो गया था, तुम चिंता मत करो तुम भी ठीक हो जाओगे। करते हैं ना इस तरीके से हम लोग बात। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तो डॉक्टर ने भी बताया ना कि वो ठीक हो जाएगा, आप उसको अलग क्या बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप उसकी वेल विशर हैं, आप उसकी अच्छी सेहत चाहते हैं, आप उसको हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइटर ने ये पाया है, ऑब्जर्व करा है कि ऐसी बातें जब हम किसी बीमार पेशेंट के पास जाते हैं, चिर परिचित के पास जाते हैं, तब भी होती है। We cannot forget one such well-meaning advice from our neighbor who did not hesitate to tell us that his father had passed away at my age due to a similar affliction that kept me bedridden for a rather long time। बोल रहे हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकता कि हमारे ऐसे ही एक अच्छी सलाह किसी हमारे चिर परिचित ने, हमारे पड़ोसी ने दी थी, जिन्होंने बिल्कुल भी ना झिझकते हुए कहा कि मेरे भी पिताजी ऐसे ही मर गए, है ना, तुम्हारी एज में थे वो भी ऐसे मर गए, जब उनको भी इसी तरीके की एफ्लिक्शन मतलब कष्ट, इसी तरीके की तकलीफ थी, जिसकी वजह से ये राइटर कह रहे हैं कि मैं बेड रिडन था। बेड रिडन मतलब कई बार होता है बेड रेस्ट बता देते हैं कि भाई तुम्हें तो कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, मतलब वो बेड पे थे, वो उनको बेड से हिल डुल नहीं पाते थे या चल नहीं पाते थे, कोई इस तरीके की परेशानी थी जो काफी लंबे समय तक रही। तो पड़ोसी आए होंगे कभी हाल चाल पूछने, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे भी फादर की ना ऐसे डेथ होगी तुम्हारी उम्र में, उनको भी इसी तरीके की बीमारी हो गई थी। राइट, he may have only been trying to caution us to be more careful। अब हो सकता है कि वो सिर्फ ये चाहता हो कि भाई तुम सावधान रहो और ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखो। We love to dissect the lives of our friends and even acquaintances, particularly when they are not around। हम अपने फ्रेंड्स की जिंदगी का उदाहरण देते हैं, उनको डायसेक्ट करते हैं। डायसेक्ट करना मतलब विश्लेषण करना। और अपने जो चिर परिचित होते हैं उनका भी हम लोग कई बार उनकी जिंदगी का भी विश्लेषण करते हैं, खास तौर पे तब जब वो आसपास में होते नहीं। We usually try to pass off the blatant gossip as honest criticism or well-meaning advice। बोल रहे हैं जो हमारे पास में जो भी स्पष्ट गॉसिप होता है, हम उसको किस तरीके से पास ऑफ करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं, या फिर अच्छे संदर्भ में दी गई सलाह के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इफ ओनली वी कीप इन माइंड व्हाट वेंटवर्थ डिलॉन सेड, वर्ड्स स्पोकन कैन नेवर बी रिकॉर्ड। अगर हम केवल एक चीज अपने दिमाग में रख ले तो हम इस तरीके की हरकतें ना करेंगे। वो क्या है कि एक वेंटवर्थ डिलन करके कोई राइटर होंगे, उनकी शब्द है, वो कहते हैं कि जो एक बार शब्द कह दिए गए उनको आप वापस नहीं ले सकते, तीन कमान से निकल गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता। वैसे ही जो शब्द कह दिए गए उनको आप वापस नहीं ले सकते, और उनके जरिए जो क्षति हो गई है ना, वो वही बात है कि एक बार तो मन में गांठ आ गई फिर वो खुलेगी नहीं। गांठ के आगे रिश्ता बढ़ाना है वो अलग तरीके का होगा, लेकिन जो मन में गांठ आ गई वो तो रहेगी। ठीक है, तो
हम शब्दों का ही चयन इस तरीके से करें कि दूसरा बंदा हर्ट ना हो। What does the narrator imply by the term trespassing in the lives of others? इस शब्द का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, उनके पर्सनल मैटर्स में बिना बोले बिना बुलाए उनके पर्सनल मैटर्स में जाके टिप्पणियां ना करने लगे। लिटरली एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस जाना, इनकरेक्ट है। इंटरफेयरिंग इन पर्सनल मैटर्स विदाउट बीइंग इनवाइटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि दूसरे के पर्सनल मसलों में बिन बोले बिना बुलाए इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। Why did the narrator feel regret after asking the Japanese lady about having children? बोल रहे हैं कि राइटर को क्यों बुरा लगा, बुरा फील हुआ जब उन्हें जापानीज लड़की से, उस लेडी से उनके बच्चों के बारे में पूछा। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है और उनको ऐसा लगा कि वो लड़की जो है, वो महिला जो है, वो असहज महसूस कर रही है। The lady showed visible discomfort which indicated he had overstepped boundaries. बिल्कुल करेक्ट है, बोला ना उनके चेहरे पे ऐसा लगा हजारों किस्म के भाव आ गए थे। So option A is correct. According to the passage, what lesson did the narrator learn from his interaction about the price of progress on human relations? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार नरेटर ने क्या सबक सीखा, किस बारे में, कि भाई ह्यूमन रिलेशंस का, हमारी तरक्की की क्या कीमत हमारे ह्यूमन रिलेशंस को चुकानी पड़ती है। तो उन्होंने देखा कि भाई क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल बड़ा बिजी है ना, सब लोग तरक्की 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 इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उनके पास में पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज वैल्यू फैमिली लाइफ मोर दैन डेवलप्ड वंस, इनकरेक्ट है। Busy lifestyles in developed countries can hinder personal relationships, बिल्कुल करेक्ट है। Personal questions can sometimes lead to meaningful conversation, ऐसा इनकरेक्ट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। Interfering in others' lives is a global phenomenon, हाँ होता है दुनिया भर में, बट उससे तरक्की के बारे में क्या पता चला, कुछ नहीं पता चला। So option B is correct. What is the narrator's perspective on overhearing conversations in public? तो उनका ओपिनियन ये था कि उन्होंने तो कई दफा सुनी, लेकिन जब उनकी बात किसी ने सुनी, जैसे कि उनके साथ में जो बेड में लेडी थी कोविड-19 के दौरान में, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई वो बंदा तो बिल्कुल वो नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी तो हालत ही बड़ी खराब है। तो राइटर को अच्छा नहीं लगा, तो वो अच्छे उसको सही नहीं समझते थे। He finds it amusing and often partakes in the discussions, incorrect है। He views it as harmless way to pass the time, incorrect है। He feels violated when others discuss his personal matters, option C is correct. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? Amused है, खुश होने वाली है, हॉस्टाइल कुछ गंभीर आक्रामक टाइप है, एंथुजियास्टिक कुछ एक्साइटमेंट है, रिफ्लेक्टिव, देखो ये हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का दर्पण दिखा रहा है। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, हमारे आस पड़ोस में कोई एक ऐसी आंटी अंकल होंगे जिनको हर चीज़ में जानना है ना, हर बात जाननी है, क्या खाया, कहाँ नहाया, कब नहाया, क्या पहना, सब कुछ जानना उनको। तो वो क्या हो गया, ट्रेस पास करना किसी के पर्सनल स्पेस को। तो ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव इज करेक्ट। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of gods. बोल रहे हैं कि मैसूर और मैंगलोर का जो कोस्टल शहर है उसके बीच में एक ऐसी जगह है जो ऐसा लगता है कि हेवन है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि शायद वो आसमान में किसी भगवान के किसी राज्य से बहता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स होती हैं जो बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं होती, जिनमें बहुत खड़ी चढ़ाई नहीं होती, हल्की सी चढ़ाई और इस तरीके पहाड़ियों की इस तरीके की श्रृंखला, ठीक है, उनको बोलते हैं रोलिंग हिल्स। इज डैश बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, तो इज लेड बाय हो सकता है, इज रूल्ड बाय हो सकता है, हैबिटेट बाय हो सकता है कि यहाँ पे उनका हैबिटेट है, उनका रहन बसेरा है। तो ये जो रोलिंग हिल्स की लैंड है, ये प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन मतलब सोल्जर से रिलेटेड, तो ऐसे लोग जो शायद सोल्जर्स ज्यादा रहे होंगे या इस गांव के लोग ज्यादा सोल्जर्स रहे होंगे, इस तरीके के वॉरियर्स जो होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ की महिलाएं बड़ी खूबसूरत होती हैं, और जो यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। कुर्ग और कोडागू, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation.
क्या नाम है इस जगह का? कुर्ग नाम है, या फिर कोडागु भी बोलते हैं इसको, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब सदाबहार रेन फॉरेस्ट के पेड़ पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट के जंगल पाए जाते हैं, और स्पाइसेस मसाले पाए जाते हैं, और कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट डैश इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इट रेन्स इनफ हो सकता है जिसकी वजह से बहुत सारे विजिटर्स नहीं आते होंगे यहाँ पे, क्योंकि मानसून की बात करें तो मानसून में बारिश तो होएगी। द सीजन ऑफ जॉय डैश फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो सीजन ऑफ जॉय स्टार्ट्स हो सकता है कि सितंबर में शुरुआत होती है और मार्च तक रहता है। ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट विथ डैश शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। बोल रहे हैं वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है विद स्मॉल शावर्स हो सकता है। शावर्स मतलब बारिश होना, अच्छी खासी मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में बारिश होना। द एयर ब्रीथ्स ऑफ डैश कॉफी। तो हवा में किसकी महक होती है? कॉफी की महक। अब किस तरीके की कॉफी है वो वहां पे लिखा गया होगा। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। बोल रहे हैं कॉफी के जो बागान हैं और जो कॉलोनियल टाइम के कुछ बंगलोज हैं वो सभी ट्री कैनोपीज, कैनोपीज क्या होते हैं? जैसे ये रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते के दोनों तरफ यहाँ पे भी पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी पेड़ लगे हुए हैं। ये दोनों तरफ के पेड़ जो एक दूसरे के साथ में टच होते हैं और बीच में छाया का माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे टच हो रहे हैं और एक आर्क टाइप बन रही है, इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? इन कैनपीज के प्राइम कॉर्नर्स पे, इनके नीचे, पेड़ों के नीचे ये बंगलोज और कॉफी स्टेट्स हैं। रिलोकेट, रिलोकेट मतलब पुनर्स्थापित करना। सिचुएटेड मतलब किसी जगह पर स्थित होना। इनहैबिटेड मतलब रहन बसेरा। तो यहाँ पे कौन लोग रहते थे? रेस ऑफ मार्शल मैन रहते थे, ब्यूटीफुल महिलाएं और वाइल्ड क्रिएचर्स। इवैक्यूएट मतलब खाली करना। सो ऑप्शन सी इनहैबिटेड इज करेक्ट। ड्यूरिंग मानसून्स इट डैश इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। पोर्स, पोर्स मतलब बारिश होना। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब चर्चा या वार्तालाप। रेन मतलब अगेन बरसात। एंड वाटर, वाटर मतलब पानी। अब अगर यहाँ पे रेन होता तो रेन के साथ में एस आता है, इट रेन्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। बट क्योंकि यहाँ पे रेन प्लेन है तो क्या आएगा? पोर्स, पोर्स मतलब भी बारिश का ही लिंक है, बारिश ही होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सीजन ऑफ जॉय डैश फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब ये सीजन ऑफ जॉय क्या करता है? अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब जो आपको अनुमतियां मिलती हैं या भत्ते मिलते हैं। सर्कमस्टांसेस मतलब कि परिस्थितियां। डिफरेंसेस मतलब अंतर, और कमेंसेस मतलब शुरुआत होना किस चीज की। तो ये जो सीजन ऑफ जॉय है इसकी शुरुआत कब होती है? सितंबर से। द वेदर इज परफेक्ट विद डैश शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। बोल रहे हैं वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है और क्या होता है? सम शावर, सम मतलब फिर यहाँ पे आएगा क्या? सम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बारिश की बात की जा रही है। लिटिल मतलब बहुत थोड़ी सी। फ्यू और फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होएगा। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए सम शावर्स इज करेक्ट। द एयर ब्रीथ्स ऑफ डैश कॉफी। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारा करना, किसी तरफ संकेत करना। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी देना। इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है उत्साह या नई ऊर्जा प्रदान करने वाला। कॉफी क्या होती है? कॉफी में जो कैफीन होता है वो आपको एकदम से बूस्ट देता है एनर्जी का, राइट। तो इनविगोरेटिंग मतलब कि आपको एकदम से उत्साह बढ़ गया। सो कॉफी क्या है? उत्साह बढ़ाने वाली। तो एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओवरवेलमिंग मतलब कि इमोशंस का बहुत ज्यादा भराव। फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट, उसके आगे कोई ट्रीटमेंट यूजलेस, बेकार है। द डॉक्टर कंक्लूडेड, डॉक्टर ने कंक्लूजन निकाला, वुड बी होगा। द डॉक्टर कंक्लूडेड फर्दर, उसने आगे ये कहा फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट, कि आगे और कोई भी ट्रीटमेंट वुड बी यूजलेस, इससे आगे और कुछ भी ट्रीटमेंट जो है वो यूजलेस रहेगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो द डॉक्टर कंक्लूडेड हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्या कंक्लूड करा उसने आगे? आगे कंक्लूड करा कि कोई भी और ट्रीटमेंट जो है वो क्या होएगा? वो यूजलेस रहेगा। यहाँ पे सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
We cannot achieve success until these antiquated policies are not amended. Antiquated, एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब होता है पुरानी, ठीक है। तो हम सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारी पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज ना किया जाए। आउटडेटेड जो अब बाहर हो चुकी हैं, पहले अब जो आईटी रूल था वो कुछ और कहता था, अब आईटी रूल के अंदर एआई को भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करंट मतलब इस समय पे होने वाली, न्यू मतलब नई, अपडेटेड मतलब मॉडर्न टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आउटडेटेड जो, जब तक पॉलिसीज अमेंड नहीं होंगी तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट वुड बी प्रूडेंट, प्रूडेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, PRUDENT, प्रूडेंट, टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, तो ये बहुत समझदारी भरा फैसला होगा कि हम कुछ समय और रुक जाएं फाइनली प्रॉपर्टी को बेचने से पहले। सो ऑप्शन ए प्रूडेंट इज करेक्ट। अब गिवन बिलो में से कौन सा ऑप्शन जो है हाईलाइटेड वर्ड में, हाईलाइटेड पार्ट में फिट बैठेगा वो देखना है। नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई फाइनल एग्जाम, जैसे ही मैंने अपना फाइनल एग्जाम दिया, खत्म किया, दैट माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू जॉइन देम ऑन अ ट्रिप टू यूरोप, कि तभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे यूरोप के ट्रिप पे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहा। तो नो सूनर के साथ में दैट नहीं आता, दैन आता है, THAN वाला दैन, ठीक है। दैन माई फ्रेंड्स, तो देन मतलब उस समय, तो ये नहीं आएगा। दैन THAN, कि जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ तब ही। सो ऑप्शन बी दैन इज करेक्ट। दैन माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू जॉइन देम ऑन अ ट्रिप टू यूरोप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द मतलब पूरा का पूरा एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो द रिच जो अमीर वर्ग है उसको किसकी हेल्प करनी चाहिए? द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीब वर्ग की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प में कोई एरर नहीं है, शुड में नहीं है, पुअर के साथ में द आएगा। ऑप्शन सी में एरर है। द बेल इज रंग बाय द पीएन, पीएन के द्वारा बेल बजाई गई, ठीक है। अब इसको हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बाय के बाद में क्या मिलेगा हमें? हमारा सब्जेक्ट, राइट। रंग इज हेल्पिंग वर्ब है, रंग क्या है? हमारा वर्ब है। द बेल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द आर्टिकल है, बेल ऑब्जेक्ट है, नाउन है। द आर्टिकल है, पीएन नाउन है, ठीक है। तो अब अरेंजमेंट कैसे आएगा? सब्जेक्ट पहले, द पीएन, फिर रंग, रंग की फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी, और फिर आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट द बेल। तो क्या आएगा स्टेटमेंट? द पीएन रिंग्स द बेल, द पीएन रैंग्ड द बेल नहीं आएगा, द पीएन रिंग्स द बेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। There was an announcement by the director of the company that grabbed the attention of all the employees. अब यहाँ पे जो अंडरलाइन स्टेटमेंट्स हैं, अंडरलाइन पार्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनमें स्पेलिंग एरर है, हमें करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स फाइंड आउट करना है। अनाउंसमेंट, अ नाउन, मेंट, ये होते हैं अनाउंसमेंट के स्पेलिंग। और ग्रैब, GRABBED, ग्रैब्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड देखो, ANNOUNCEMENT, और ग्रैब GRABBED, ये करेक्ट है। यहाँ पे अनाउंसमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ग्रैब में सिंगल बी आ रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट के इनकरेक्ट है, डबल एन आना चाहिए, और यहाँ पे ग्रैब्ड करेक्ट है। यहाँ पे अनाउंसमेंट में एस नहीं आता, ठीक है, एन मिसिंग है। ग्रैब्ड नहीं होता, ग्रैब्ड होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Ritika had a narrow escape as she was driving recklessly on highway. Narrow escape का मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। Come in handy मतलब सुविधाजनक तरीके से, कोई चीज बहुत सुविधाजनक हो। Cut both ends जो दोनों तरफ से प्रयोग की जा सकी हो। Cock a snook किसी का अपमान करना, किसी की अवहेलना करना। और close shave मतलब बाल बाल बचना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी close shave is correct। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है किसी देश के जो असल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, ठीक है। स्टूडियस, स्टूडियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू। एसीडियस, एसीडियस का मतलब होता है परिश्रमी। और बच गया इंजीनियस, इंजीनियस मतलब कि जीनियस, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इट इज नथिंग बट प्राइड। तो इसको रिप्लेस करना है करेक्ट फॉर्म्स। देखो ये और कुछ नहीं है, बस प्राइड है, तो इट इज नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, और कुछ कैसे बताएंगे एल्स से? इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये केवल अभिमान है। नथिंग एवर, कभी भी होने वाला कोई चीज। नथिंग एल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The doctors say that majority of the people who attended the feast are ill due to eating of adulterated food. डॉक्टर ने कहा कि जितने भी अधिकतम लोग ने इस मेले में गए थे, फेस्ट में गए थे, तो वो सब बीमार है क्योंकि उनने मिलावटी खाना खाया। अडल्ट्रेटेड का एक और सिनोनिम क्या है? कंटैमिनेटेड। स्पाइसी मतलब मसालेदार। लेशिवियस मतलब अश्लील। कंटैमिनेटेड मतलब कि जो किसी तरीके से मिलावटी हो, किसी चीज की दूषित हो। और डैम्प मतलब गीला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कंटैमिनेटेड इज करेक्ट। वॉर्न, वॉर्न का हमें सिनोनिम बताना है, तो वॉर्न का मतलब होता है फटा पुराना, ठीक है, फटा हुआ। डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, ठीक है। डायलैपिडेटेड, इसका मतलब होता है बहुत ही क्षीण जीर्ण स्थिति में। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डायलैपिडेटेड इज करेक्ट। बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, मूवी के शुरू होने से पहले, शुड बी देयर होना चाहिए वहां पे, एटलीस्ट 15 मिनट्स 15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट। द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स, जो थिएटर की मैनेजमेंट है वो सलाह देती है द ऑडियंस, की जो ऑडियंस है, तो जो थिएटर की मैनेजमेंट है वो सलाह दे रही है, किसको दे रही है? द ऑडियंस। क्या होना चाहिए? शुड बी देयर, कहाँ होने चाहिए? थिएटर में होनी चाहिए। तो द ऑडियंस शुड बी देयर, द ऑडियंस शुड बी देयर एटलीस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट पहले मूवी स्टार्ट होने के, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैजिकल, मैजिकल का सिनोनिम बताना है स्टेटमेंट्स। मैजिकल मतलब बहुत ही ज्यादा जादुई। तो द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन नाइट्स आर एन्चैंटिंग, इंटरेस्टिंग, विवेशियस एंड नेचुरल। एन्चैंटिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत, करामाती, जादुई, मैजिकल, ठीक है। नेचुरल मतलब बहुत ही प्राकृतिक स्थिति में। विवेशियस, विवेशियस मतलब बहुत ही लाइवली, बहुत ही इंजॉयबल, ठीक है, तो वो होते हैं विवेशियस। इंटरेस्टिंग मतलब बड़े ही रुचि रखने वाली, बड़ी ही रुचि जगाने वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एन्चैंटिंग इज करेक्ट। The doctor's examination revealed a significant abnormality in the patient's cardiovascular system. Regularity, regularity का हमें एंटोनिम बताना है। Regularity मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाना। Abnormality मतलब जब आपके यूनिफॉर्म पैटर्न में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, तो वो हो गया एब्नोर्मैलिटी। तो डॉक्टर के एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि जो पेशेंट का कार्डियोवेस्कुलर यानी कि दिल का जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी एबनॉर्मैलिटी है, यानी कि हो सकता है दिल की धड़कन सही ढंग से नहीं हो रही, लबडब वाली जो बात बोलते हैं वो सही तरीके से पंप नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी है, इरेगुलरिटी है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब जांच, एनालिसिस। एबनॉर्मैलिटी मतलब इरेगुलरिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिग्निफिकेंट मतलब काफी बड़ी मात्रा में, काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ा नंबर। रिवील्ड मतलब सामने आना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एबनॉर्मैलिटी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।